वो लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सचेंज गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, CO2 O2 लंग्स के अंदर एल्वोलाई में कैसे बदलती है, ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लिखी है एक्सचेंज द गैसेस। ये चित्र बना है, आर्टियोल्स लिखा है, इधर वीनोल्स यानी धमनी और शिराएं। इस प्रकार से एक्सचेंज है PO4 CO2, यहाँ पर PO4 और CO2 आदान प्रदान इनका होता रहता है, एक्सचेंज होता है। तो लंग्स की एल्वोलाई जो सांस लेते समय एयर जो है लंग्स के एल्वोलाई में भर जाती है, जिनके बाहरी सरफेस पर महीन रुधिर केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज का जाल फैला रहता है। केशिकाएं पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की शाखाएं होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा अशुद्ध रुधिर हार्ट से लंग्स में और ऑक्सीजन महीन वेन्स कैपिलरीज की दीवार से होकर रुधिर में पहुंचती है। बदले में CO2 बाहर निकलकर लंग्स में आ जाती है, यानी एक्सचेंज होता रहता है। यह गैसीय एक्सचेंज विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है इसका। ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का एक्सचेंज उनके आंशिक दाब में अंतर के कारण होता है। एल्वोलाई में O2 का आंशिक दाब 104 mmHg, जबकि वेन्स में 40 mmHg होता है। ये डिफरेंस है, उसमें होता है 104 और इसमें होता है 40 mmHg। इसलिए O2 जो शिरा वाला भाग है केशिकाओं की ओर विसरित हो जाता है, O2 पहुंच जाती है। CO2 का आंशिक दाब धमनी केशिकाओं में 40 mmHg तथा एल्वोलाई में 40 mmHg के हिसाब से एक्सचेंज होता है। इसलिए CO2 वायु एल्वोलाई की ओर विसरित होती रहती। कुल मिला के जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, लंग्स के अंदर ये लंग्स है, मान लीजिए 2 लंग्स है, इसमें से एक लंग्स है, ये वाला लंग्स है, इसमें ये जो होते हैं एल्वोलाई होती है और इसमें जाल फैला रहता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत माइन्यूट, ये मान लीजिए है इस प्रकार के, और इन छिद्र में इसकी सांद्रता अधिक होती है, दूसरे की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो विसरण विधि द्वारा एक्सचेंज होता रहता है। और जहां पर ये तरल पदार्थ बना होगा तो ये जाकर के दूसरे उसमें शिराओं के छिद्रों से पहुंच जाती है, और जो बाहर से वायु आई है ब्लड के साथ उसके अंदर पहुंच जाती है। कुल मिला के अगर ये बात करें, ये 2 है, ये आर्टरीज है और ये है वेन्स, माने कुल मिला के आर्टियोल्स और वेन्यूल्स 2 है। आर्टरीज में, आर्टियोल्स माने जो पतली धागे जैसी रचना में छिद्र है, और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड क्या है, उसमें ऑक्सीजन है। तो जब इनका अंदर की जो वायु है वो बाहर खाली हो जाएगी, तो ये जो ब्लड वैसी छिद्रों से अंदर पहुंच जाएगी। किस विधि से, विसरण विधि से। जैसे वो नहीं पढ़ा था, जल और खनिज लवणों का अवशोषण रूट हेयर से कैसे ऊपर तक पहुंच पाता है, ऐसे ही इनके अंदर पहुंच जाता है और CO2 में भर जाता है। यानी CO2 की क्या है, वेन्स वाली शिराओं की स्थिति है। एक का 140 mmHg होता है, दूसरे का कितना होता है 104 और दूसरे का 40, यानी कितनी अधिक डिफरेंस, इस कारण से एक्सचेंज हो जाता है। फिर से समझ लीजिए इसको। तो मेन टॉपिक है कि ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का एक्सचेंज उनके आंशिक दाब में अंतर के कारण होता है। एल्वोलाई में O2 का आंशिक दाब 104 mmHg, जबकि शिरा केशिका में 40 mmHg होता है। इसलिए O2 जो होती है आगे शिरा केशिका की ओर विसरित हो जाती है। CO2 का आंशिक दाब धमनी केशिका में 46 mmHg तथा एल्वोलाई में 40 mmHg होता है। इसलिए CO2 एल्वोलाई की ओर विसरित हो जाती है और यहीं पर लंग्स के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। O2 ब्लड में से अंदर पहुंच जाएगी, किसमें, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में क्या है, ढेर सारी, यानी कैपिलरीज क्या है, पहले आर्टरीज, फिर आर्टरीज से जो ब्रांच निकली आर्टियोल्स, और आर्टियोल्स से जो ब्रांच लगी ब्लड कैपिलरीज। ऐसे ही वेन्स, वेन्यूल्स, और उसकी क्या है, फुफ्फुस शिराओं, इसमें हिंदी क्या हो जाती है, फुफ्फुस धमनी। कुल मिला के
पल्मोनरी आर्टरीज बहुत छोटी छोटी कमजोर जगह पर पहुंचती हैं और ब्लड को ले जाती है और ब्लड वापस लाती है। जो ले जाती हैं वो आर्टरीज हो जाएंगी और जो वापस लाती हैं वो वेन्यूल्स यानी सिराओं की हो जाएंगी, केशिकाएं। तो ये जो चित्र बना है इसी में यहाँ पर और यहाँ पर देखिए एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर ये मात्रा लिखी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब O2 का परिवहन कैसे होता है, CO2 का परिवहन कैसे होता है और बाई कार्बोहाइड्रेट के रूप में कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ते हैं, O2 का परिवहन कैसे होता है। O2 के परिवहन में हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सीजन है हीम धन ग्लोबिन, लोहयुक्त प्रोटीन है, ये वर्णक है, पिगमेंट है। इसकी कहानी अभी हम आपको समझाते हैं। O2 का परिवहन ब्लड के साथ क्या होता है, यानी जैसे ही हीमोग्लोबिन मिलेगा ब्लड में ऑक्सीजन के साथ तो अपनी स्पीड कई गुना बढ़ा देता है, एक्टिव कर देता है ऑक्सीजन को और तेजी से बह करके जाके कोशिका में पहुंचती है। इसका समीकरण द्वारा हम समझा रहे हैं। एक्सचेंज द गैसेस में उसी के आगे अपन को पढ़ना है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ट्रांसपोर्ट गैसेस में सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन हमने बताया था। ऑक्सीजन के जो परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीम धन ग्लोबिन एक लोहयुक्त पिगमेंट है, वर्णक है अपने शरीर में, जो आरबीसी में घुला रहता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाने वाला एक संयुक्त प्रोटीन है। इसमें हीम माने आयरन और ग्लोबिन माने प्रोटीन के अणु होते हैं। इसकी लोहयुक्त पिगमेंट रंगा जो हीम में ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को अधिक होती है। इस कारण से श्वसन वर्णक भी कहते हैं। किसको, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यह एक अस्थायी यौगिक कहलाता है, जिसे इन निम्नलिखित क्रियाओं से दर्शाया। Hb माने हीमोग्लोबिन, O2 से क्रिया की Hb4O2, ये दूसरी तीसरी चौथी। तो ये आप क्या कॉपी को उतार सकते हैं और इसमें हेडिंग क्या रहेगी, एक्सचेंज गैसेस में O2 ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये जो हेडिंग होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ये पहली हेडिंग है। इन चार हेडिंग में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बिना हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, यानी पूरे शरीर में और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, उसके लिए हीमोग्लोबिन सर्वोपरि होता है। दूसरा क्या है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में प्लाज्मा में घुल करके और कार्बिनो यौगिक के रूप में जो प्लाज्मा में घुलता है वो CO2 प्लस H2O से H2CO3 बन जाता है। ये प्लाज्मा का स्थिति है कि प्लाज्मा जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा वो दो विधियों से होगा, एक प्लाज्मा से और दूसरा कार्बोक्सी से, यानी दूसरा कार्बोनो यौगिक के रूप में। तो प्लाज्मा में क्या है, ये सूत्र और कार्बो में ये है दूसरा सूत्र है CO2 प्लस NH2, तो NHC डबल है, ये स्थिति बनती है, ये है CO2 ट्रांसपोर्ट। ये CO2 का ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है और ये किसकी थी, O2 की ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है। अब एक और बचा अपने पास, वो कौन सा बचा, बाई कार्बोनेट्स के रूप में। उसके भी समीकरण लिखते हैं अभी, बाई कार्बोनेट के रूप में तीसरा समीकरण, इसको भी देखते हैं। ये बाई कार्बोनेट के रूप में जो अपन ने पढ़ा है, पहला ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ बाई कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट के रूप में क्या क्या है इसकी कहानी, समीकरण इसके बाद में। तो लगभग 70% CO2 का परिवहन इसी प्रकार से होता है। जो बाई कार्बोनेट के रूप में दिया है, लगभग 70% CO2 का परिवहन इसी प्रकार से होता है। CO2 प्लाज्मा के सोडियम तथा ब्लड कैपिलरीज के पोटेशियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाती है। फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दिया, 70% CO2 का परिवहन इसी विधि से होता है, इसी प्रकार से होता है। क्या है, CO2 प्लाज्मा के सोडियम तथा ब्लड कैपिलरीज की पोटेशियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाती है। यह विक्रिया एक एंजाइम्स कार्बोनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। ये जो प्रोसेस हो रही है बिना एंजाइम्स के संपन्न होती है और एंजाइम्स का नाम क्या है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति में होती है। CO2 H2O के साथ जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन आयन में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। जैसे इसमें दिया है ना CO2 प्लस H2O H2CO3, जब H2CO3 बन गया तो इसका विखंडन होगा H2CO3 का, H अलग हो जाएगा, HCO3 अलग हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 H है ना, ये H2 है तो H हो गया, CO3 का पूरा पूरा कहाँ आ गया CO3। अब 2Na प्लस CO2 प्लस H2O 2NaHCO3, ये समीकरण आपको बिल्कुल लिखना पड़ेंगे, बिना समीकरण के ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस पर संपन्न नहीं होगी। फिर लास्ट में K प्लस CO2 प्लस H2O KHCO3, ये क्या बन जाएगा। इस प्रकार से 4 समीकरण में जो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है शरीर के अंदर से बाहर जाना, उसका इसके रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में प्रोसेस होती है। तो हमने इसके जो तीनों समीकरण लिखवाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ, पहले तो आपको बताया हमने क्या है, और लंग्स के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, किसी की सांद्रता अधिक होती है, किसी की सांद्रता कम होती है। दूसरा बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 और ये जो लास्ट में लिखा है कार्बोनेट के रूप में, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोनेट। तो इस प्रकार से ये एक्सचेंज होता रहता है। अब इसी में एक छोटे से टॉपिक और जुड़े हुए हैं, डेड प्लेस क्या कहलाता है, उसको भी बताते हैं। अभी हमने बताया इस प्रोसेस में कुछ है मात्रा डेड प्लेस, DEAD, डेड स्पेस क्या कहलाता है, निष्क्रिय भाग। इसी प्रोसेस में हम सामान्य स्थिति में प्रत्येक श्वास में 500 मिलीलीटर वायु अंदर लेते हैं, ये जनरली बात है। प्रत्येक श्वास में 500 मिलीलीटर वायु अंदर लेते हैं और इतनी ही मात्रा बाहर निकालते हैं। इसमें से केवल 350 ml वायु लंग्स के उन भागों में पहुंचती है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। जरा समझते जाना, 350 मिली वायु लंग्स के उन स्थान में, यानी ली कितनी है आपने 500 ml और पहुंची कितनी है एक्सचेंज के लिए 350 ml, जहां गैसों का एक्सचेंज हुआ। शेष 150 ml वायु ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में रह जाती है। ट्रैकिया ये वाला भाग है और ब्रोंकियोल्स अंदर वाले हैं, लंग्स के अंदर वाले भाग, यानी 150 मिली जो वायु है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इस वायु का श्वसन में उपयोग नहीं होता, इस वायु को डेड स्पेस कहते हैं। यानी 500 ml बाहर की वायु ली अपन ने, इसमें से जहां एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, एल्वुलाई में, एल्वुलर सैक में, वहां पर केवल 350% ml पहुंची है, वही एक्सचेंज होगी। शेष 150 ml ट्रोकिया और ब्रोंकियाई की दीवार में जो कैपिलरीज भरी हुई है उनमें इतनी मात्रा वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। बात हो रहा है कि नहीं, यानी 150 इसका एक्स्ट्रा चलता है प्रत्येक श्वास के साथ। प्रत्येक श्वास के साथ नई जो 350 है वो पहुंच जाती है और शेष इसमें भरी रहती है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक श्वास में 350 ml वायु, स्वच्छ वायु लंग्स की एल्वुलाई में पहुंचने से ही उपस्थित लगभग 2150 से 2300 ml वायु में मिल जाती है, जो पहले से स्टोर है। इस प्रकार स्वच्छ वायु की बहुत कम मात्रा में अनुपयोगी होती है और जो पहले से उपस्थित है उसमें जाकर के ये मिल जाती है। श्वसन में इस वायु का महत्व होता है इंस्पिरेशन के समय और एक्सप्रेशन के समय, यानी पहले से प्रत्येक अंग में, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, ऑलरेडी सभी में ऑक्सीजन पहले से विराजमान रहती है। ध्यान रखना, इसका टोटल किया था उन्होंने वैज्ञानिकों ने, तो उसमें कितना बताया, 2150 से 2300 ml वायु ऑलरेडी अपने शरीर के अंदर कोशिकांगों में स्थित रहती है और ये आकर के उसको एक्सचेंज करती रहती है, बदलती रहती है। अगर ये बाहर की नहीं आएगी तो आदमी मर जाए। ये है, इसको डेड स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। जब हम लोग कभी कभार पहाड़ों पे चढ़ते हैं, आपको पता है कि जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वहां पर जैसे एरोप्लेन जो लोग बहुत दूर दूर फ्लाई ऊंचाई से करते हैं तो वो क्या है,
अपने साथ एक तो एयर टाइट कर देते और सिलेंडर वगैरह उपयोग करते। समुद्र में जब नीचे लोग जाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि इतना दबाव पड़ जाता है उसका कि वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन के बाद दूसरा क्या आएगा, वाटर का प्रेशर पड़ जाता है। तो ये सब कंडीशन में एक्स्ट्रा काम होता है। कुल मिला के ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन और CO2 की, कि ऑक्सीजन अपन को बाहर से लेना पड़ता है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे अपन वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, और सबसे ज्यादा जो बेस वाला पार्ट है वहां पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसमें अगले टर्न पर छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। अति लघु त्रियुए बहुविकल्पी हुए, इन क्वेश्चन को देखें। रेस्पिरेशन में श्वसन, जो बाह्य श्वसन, और सेलुलर में अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र वगैरह, वो क्या है, शेल के अंदर की कहानी। ये अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेल के बाहर।